क्या है बायो कंप्यूटर। साथियों, यह सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, इसको समझने से पूर्व मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं, पहले आप उसे समझिएगा। मतलब मैं यह कह रहा हूं कि यार ये लोग क्या खाते हैं, कौन लोग जो ऐसी चीजें बनाते हैं, यार ये भयंकर दिमाग लगाते हैं यार। अच्छा चलो सोचो, मैं आपके सामने एक सिंपल सी, इस तक आने से पहले एक भूमिका बनाते हैं अपन, क्योंकि चर्चा क्या है, चर्चा है बायो कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जीएस पेपर 3 के हिसाब से। द हिंदू में प्रॉपर एक न्यूज प्रकाशित हुई है, व्हाट आर दी बायो कंप्यूटर्स। मतलब मैं कह रहा हूं ना भाई, मैं नतमस्तक हो गया। दुनिया नेक्स्ट लेवल पर जा रही है, हम और आप, हमें लग रहा है कि अभी तो हम केवल मटर ही छीलते रह गए हैं। ये भाई गजब लेवल पर, दुनिया लेवल पर जा रही है। फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स की खबर, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है ये, और ये द हिंदू की खबर है, नेक्स्ट लेवल खबर है। क्या खबर है मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पहले भूमिका बना दूं, फिर इस पर चलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज आप में और हम में एक सबसे कॉमन चीज क्या है, हमारे दिमाग की लिमिट को हमको नहीं पता। हमारी और आपकी एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि हमें अपने दिमाग की ताकत नहीं पता। बोले सर खूब पता है, हमें खूब पता है, हम 5 से ज्यादा चीजें याद ही नहीं कर पाते, फिर भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। मगर नहीं यार, असल मायने में हमारे दिमाग की क्षमता को हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। हम क्या मानते हैं, कैलकुलेटर हमसे तेज है, हम क्या मानते हैं, कंप्यूटर हमसे तेज है। बोले हाँ सही बात है सर, कैलकुलेटर में कितनी भी बड़ी नंबर लिखो, क्रॉस का साइन लगाओ, खट से आंसर। कंप्यूटर में आप कितना भी बड़ा एल्गोरिदम डालो, तुरंत वो आंसर निकाल के देगा। कंप्यूटर और दिमाग तो सर आजकल, वो बात सही है, लोग किसी के दिमाग को कंप्यूटर बोल देते हैं, लेकिन सबका दिमाग कंप्यूटर नहीं होता। मैंने कहा अच्छा चलो मैं आपको बताता हूं आप कितना आगे हैं एक कंप्यूटर से, और एक कंप्यूटर को आप जैसा बनने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे। आप कहेंगे सर खूब बचपन में पढ़ा है, फिर भी एक बार बताइए। हमने कहा चलो बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप और मैं एक पलक झपकते ही आसमान की गहराइयों में दिख रहे तारे को एकदम पहचान लेते हैं कि ये उन 4 तारों से अलग है, वो तारे की बात की जा रही है। समझ पा रहे हैं? इतना तेजी से तो फ्रीक्वेंसी ट्रेवल नहीं करती जितनी देर में आपकी आई साइट ट्रेवल कर लेती है। देख लेते हैं आप इतना दूर का। चलिए खैर ये तो फर्जी बात है। आप आंखें बंद करिए, जो शाहरुख खान या फिर बड़े बड़े जो फिल्म निर्माता, फिल्म एक्टर फैक्टर जो हैं, वो जो करते कारनामे हैं, वो तो आपकी बंद आंखें कुछ सेकंड्स में कर लेती हैं। अगर मैं आपसे 2 मिनट के लिए कह दूं कि आप एक बार के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, आपने आंख बंद कर ली। अब मैंने कहा विजुअलाइज करिए कि आप इस समय आकाश में, आपके पंख लगे हुए हैं और आप उड़ रहे हैं। आप उड़ना शुरू हो जाएंगे कि हाँ यार, आंखें बंद करके ऐसा फील हो रहा है मेरे पंख लग गए, मैं उड़ रहा हूं। फील करो आपके सामने बादल आ रहे हैं। आपने फील कर लिया कि आपके सामने बादल आ रहे हैं। अब फील करो कि अचानक आपके सामने एकदम दिव्य प्रकाश निकल कर आ गया। ऐसा लगा कि आप एकदम सूरज के सामने पहुंच गए। आपके खट से इमेजिनेशन में सूरज आना शुरू हो गया। मैंने कहा फिर से विजुअलाइज करो, आप एकदम जगे और आप मेरे सामने खड़े हैं। मैंने ये सेंटेंस बोलने में पूरा 1 मिनट लगाया होगा। इस 1 मिनट में जो आपने कल्पना करी, ईमानदारी से पहले कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों ने रियल में कल्पना करी, या फिर केवल फर्जी वाले में हमसे कहते चले गए हैं। अगर किसी ने मेरे साथ साथ ये वाली कल्पना करी, और कल्पना में जो बातें मैंने बोली, अगर आप वो विजुअलाइज कर पाए, ये है आपके दिमाग की ताकत। और इस विजुअलाइजेशन में जो चीजें आपने विजुअलाइज करी ना, आप उड़ रहे हैं, पंख लगे हैं, आपके सामने बादल आ रहे हैं, अचानक दिव्य प्रकाश आ गया है, इसको अगर स्क्रीन पर उतारने की कोशिश की जाए ना, स्क्रीन पर उतारने की मतलब समझ रहे हो, एज इट इज चीज बना के स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की जाए, या फिर इस चीज को किसी डायरेक्टर द्वारा कहा जाए कि शूट करके दे, भाई साहब कम से कम 1 साल लग जाएगा, चाहे उसके पास कितने ही सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो। मजाक है क्या? यह है अपना दिमाग। बस फर्क क्या है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती है, दुर्भाग्य कह लीजिए, क्योंकि हम बहुत समय से गुलाम रहे हैं, इसलिए एक दुर्भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ। वो ये है कि हम ये मानते हैं कि इस दुनिया में रेस लगी है, और रेस में विनर जो बेहतर दौड़ेगा उसे माना जाएगा। और उस दौड़ में हाथी भी दौड़ रहा है, बंदर भी दौड़ रहा है,
गिलहरी भी दौड़ रही है, उसी रेस के अंदर हिरण भी दौड़ रहा है, बाघ भी दौड़ रहा है, चीता भी दौड़ रहा है, इंसान भी दौड़ रहा है। इस देश में विनर्स की घोषणा केवल दौड़ के आधार पर की जा रही है। इस वजह से दिक्कत क्या हो रही है? हाथी को यह नहीं पता कि उसका पोटेंशियल क्या है। इसकी प्रॉब्लम यह है कि यहां पर बंदर को यह नहीं पता कि उसकी पोटेंशियल क्या है। मतलब समझ रहे हैं आप? हाथी को पता है कि वो चाहे तो कितने भी पेड़ उखाड़ सकता है, लेकिन परीक्षा कौन सी दे रहा है? वो परीक्षा दे रहा है दौड़कर जीतने की। अब वो दौड़कर जीतने की परीक्षा दे रहा है, उसमें बेचारा वो पीछे रह जा रहा है। उसे लग रहा है हाय राम, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। ये परेशानी है। अगर हर व्यक्ति अपनी कैपेसिटी पहचान ले, गिलहरी ये पहचान ले कि वो कहीं से भी घुसकर कुछ भी कुतर सकती है, बंदर ये पहचान ले कि वो कहीं से भी कहीं जंप लगा सकता है, तो सबको दौड़ाने की जरूरत क्या है? इसी कारण से हम अपने दिमाग को एनालाइज कर रहे होते हैं। मेरे दिमाग में ये फैक्ट नहीं रहता। अरे भाई, तेरे दिमाग की काबिलियत कुछ और है, तेरे दिमाग में कोई और प्रकार की इंटेलिजेंस है। किताबों की ही इंटेलिजेंस होती है। ये किस महानुभव ने कह दिया? बोले सर मैकाले ने कह दिया, उसी के कारण से मैं परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। मैंने कहा फिर तो चलो पढ़ते हैं आगे। मैकाले ने कहा जो पेपर बनाया उसमें आएगा ये। क्या दिमाग की ताकत, क्या है कहानी? मेरे प्यारे साथियों, असल मायने में वैज्ञानिकों ने इस दिमाग की ताकत का अंदाजा लगाते हुए कहा कि अब तक जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर मशीनी कंप्यूटर हैं। रैम लगाओ, उनको बढ़िया सा बनाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम डालो और आपके सामने कैलकुलेशन कहीं से भी कहीं तक कुछ भी निकाल के दे देते हैं। बोले ठीक बात है। तो बोले अब इसको थोड़ा पलटते हैं। बोले कैसे पलटेंगे? बोले दिमाग में जितना तेजी से डिसीजन आते हैं उसको मशीन से जोड़ दो। बोले तो एलन मस्क ने भी ऐसा ही किया था ना, बंदर के दिमाग में न्यूरल लिंक चिप लगा दी थी। मैंने कहा वो तो चिप से ऑर्डर दिलवा रहा था, ऑर्डर सोच दिमाग रहा था, चिप ऑर्डर दे रही थी। अब यहां पर कुछ और प्लानिंग हो रही है। वो क्या है? यहां पर प्लानिंग ये है कि जितने भी मशीन्स हैं उनको बनाने के लिए ऑर्गेनॉइड बनाया जाए। गुरुजी रुको जरा, ये ऑर्गेनॉइड क्या होता है? मैंने कहा भाई, इस दुनिया में अब तक जो इंटेलिजेंस आप पढ़ते थे उसमें हाईएस्ट इंटेलिजेंस आपको पता थी जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। बुद्धि दिमाग की मशीन के पास दे दी जाए। अब जो चल रही है चर्चा, दैट इज ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा मशीन के दिमाग की बात नहीं, आपके ऑर्गन के जो ऑर्गन है उसकी इंटेलिजेंस को यूज कर लिया जाए, दैट इज ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। बोले एकदम ऊपर से निकल गया, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा लोड मत लो, समझाएंगे, तभी तो आज के सेशन को लाएं। ये चर्चा में क्यों है, बायो कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, नया बायो कंप्यूटर क्या होगा, बायो कंप्यूटर के फिलहाल अवसर क्या क्या हैं। यानी आज का टाइटल जो शब्द बना है बायो कंप्यूटर, वो आधारित है ओआई पर, यानी ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस पर। यूपीएससी वाले विद्यार्थी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, ये तो सब जान ही ले, बाकी एक नॉर्मल व्यक्ति को भी पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है। बोले क्या? आओ बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस पर अनुसंधान किया है और कहा है कि इससे एक भविष्य में अलग लेवल का बायो कंप्यूटर बनाया जा सकता है। एक चीज तो तय थी कि यहां पर शब्द बायो लगा है, यानी कि ये किसी जीवित व्यक्ति से या फिर जीवित मतलब ये समझिए जीव से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति है या जानवर है, जो भी है आप जीव समझिए। बायो लगा है तो ये किसी मतलब लिविंग बीइंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर है तो मशीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका शब्द विभेदन अगर कर दिया जाए तो यहां पर यह पता चल रहा है जीव प्लस मशीन की बात हो रही है। यह तो समझ में आ गया, लेकिन जीव को मशीन से जोड़ेंगे कैसे, यह समझ नहीं आया। मैंने कहा वही तो समझाना हमारा काम है। इसको समझाने के लिए आपको एक टर्मिनोलॉजी सिखाई जा रही है, दैट इज ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा बताते हैं। जब आपको ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस समझ में आ जाएगा तो आपको ऑर्गेनॉइड समझना पड़ेगा। ऑर्गेनॉइड समझ में आ जाएगा तभी जाके तो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस समझोगे आप। बोले हाँ बताओ तो क्या होता है ये? मैंने कहा चलो बताते हैं। देखो क्या होता है ना मेरे प्यारे साथियों, आपने अगर थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी हो तो बायोलॉजी में एक स्टेम सेल की अवधारणा है। स्टेम सेल क्या होती है सर? स्टेम सेल, स्टेम सेल का मतलब यह है जिससे माना जाता है कि इस पूरे जीव का प्रादुर्भाव हुआ है।
हमारे शरीर की वो कोशिका जो सबसे ज्यादा सक्षम है हमें दोबारा रिप्रोड्यूस करने में, उसे स्टेम सेल कहा गया है। उसके कई प्रारूप हैं, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, कई तरह के टाइप हैं, टोटीपोटेंट टाइप से ओलिगोपोटेंट। साथियों, असल में स्टेम सेल उस कोशिका को कहा जा गया है जिससे आप किसी ऑर्गन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आसान भाषा में यूं समझो, हमारा पूरा शरीर किसी कोशिका के अंदर विभाजन से ही तो बना है ना। सबसे पहले हम जब बने थे उससे उस समय एक भ्रूण के रूप में थे, भ्रूण से हमारा इतना बड़ा शरीर बन गया। तो इसका मतलब कोशिकाओं ने विभाजन किया और विभाजन के बाद विभेदन किया और हम बनकर आ गए। सोचो, दिमाग भी किसी कोशिका से बना होगा। सोचो, लेबोरेटरी में उस कोशिका को ले लिया जाए जो दिमाग बनाती है और उस कोशिका को ग्रो किया जाए लेबोरेटरी में, इंसान के शरीर में नहीं, लैब के अंदर, और ग्रो करके उसे ऑर्गन लेवल तक डेवलप कर लिया जाए। सर, जब कोशिका का डेवलपमेंट ऑर्गन लेवल तक हो जाएगा तो ये तो नया दिमाग बन गया। मैंने कहा बन तो गया, लेकिन इसमें एक अंतर है। बोले क्या अंतर है? मैंने कहा जो ऑर्गन बनकर आया है ना, उस ऑर्गन में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बोले क्यों नहीं है? मैंने कहा ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। आपने ऑर्गन डेवलप किया है लेबोरेटरी में, शरीर से ब्लड सर्कुलेशन उसमें नहीं जा रहा। दिमाग सोचता तभी है जब उसमें ऑक्सीजन जाती है, वो भी ब्लड से घूमी हुई। बोले ठीक है, तो फिर ऐसा किया क्यों? हमने कहा कम से कम आपको यह बताने के लिए कि ऑर्गन विकसित कैसे हुआ। बोले ठीक है, तो ये जो लैब में टिश्यू को ग्रो करके, रियल टिश्यू है ये, स्टेम सेल कोई मशीन नहीं है, रियल टिश्यू है, इसको ग्रो करके जो मिलता जुलता ऑर्गन बनाया जाता है उसे ऑर्गेनॉइड कहा जाता है। तो पहली बात समझ में आई, ऑर्गेनॉइड क्या है? लैब के अंदर टिश्यू को ग्रो करके ऑर्गन से मिलता जुलता जो चीज बनाया जाए उसे ऑर्गेनॉइड कहा जाता है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती हैं। 3 डायमेंशनल मतलब एक तो होगा बोर्ड जो चपटा है, 2D, लंबाई गुणा चौड़ाई में विस्तृत है। 3 डायमेंशनल जैसे मैं लंबा भी हूं, चौड़ा भी हूं, ऊंचा भी हूं, सब तरह से 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑर्गेनॉइड क्या है, तो आपने इसका आंसर दे दिया। ये छोटे हैं, सिंपल वर्जन है ऑर्गन के, और इनका उपयोग असल जो ऑर्गन है उनको समझने के लिए किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस क्या होती है साहब? ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस क्या है कि ये जो ऑर्गन आपने विकसित किया, इस विकसित किए ऑर्गन में हम अगर रिसर्च के माध्यम से यह जानकारी जुटाएं कि दिमाग सोचता कैसे है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करता है, कोई भी चीज सीखता कैसे है, किसी भी चीज के प्रति अपने अनुभव कैसे विकसित करता है, पर्यावरण के प्रति अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है, ये जो लर्निंग ऑर्गन के अंदर आती है वो हमने जो डेवलप किया है ना ऑर्गेनॉइड, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके अगर सीखें तो इसे ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो इस ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस को लर्न करने में अगर न्यूरल स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये ब्रेन ऑर्गेनॉइड हुआ, और इसके अंदर डेटा का एनालिसिस कर लिया जाए तो ये ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस हुई। तो एक सरल भाषा में क्या कहा हमने? ऑर्गन की बुद्धिमत्ता को चेक करना ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस है। तो ऑर्गेनॉइड इंटेलिजेंस से आप क्या करना चाहते हो? हमने कहा हम बायो कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। वो कैसे? हमने कहा इसी के अंदर रॉड लगा दी जाए दिमाग में, जो आपने लेबोरेटरी में बनाया, इसी के अंदर अगर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएं ये जांचने के लिए कि कैसे ये कंप्यूटर की तरह काम करेगा, तो इसे बायो कंप्यूटर कहेंगे। तो आप कहेंगे कुल जमा बात तो आपने ये कही कि इंसान के दिमाग में न्यूरालिंक वालों की तरह तार लगाने की जगह, मशीन की जगह आपने एक लैब में दिमाग बनाया, उसके अंदर वो सारे फीचर डाले जो दिमाग बना कोशिका से है, इसलिए आपने उसे लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया है। उस कोशिका से बने दिमाग में जो लर्निंग आई उसका उपयोग आपने कंप्यूटर को करने को दे दिया। मैंने कहा बिल्कुल, इसी को नाम बायो कंप्यूटर दिया। हमने कहा बहुत बढ़िया, यही तो हमने लिखित में दिया है आपको। बायो कंप्यूटर क्या है ये हमने आपको यहां पर दे दिया। क्या बात है भाई, आज अमेरिका से बहुत पैसे आ रहे हैं गुरु हैं। अब अमित सिंह पैसा भेजे हैं, ये अमित सिंह पुराने वाले हैं? नहीं वही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सारी बातें। तो आपने यहां पर जैव कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का आधार बता दिया, ये क्लियर हो गया। अब बायो कंप्यूटर क्या है ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर सुनाकर दे दी, ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया।
इसके बाद में आपने यहां पर बायोलॉजिकल कंप्यूटर किस तरह से काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये जो असल मायने में अब चर्चा निकल कर आ रही है, यहां जाकर के जुड़ती है नैतिकता। क्या ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा सर, इंसान के अंदर मानवता कहां रही, इंसानियत तो बर्बाद हो गई, इंसानियत का क्या करेंगे सर, ये तो सब तबाह हो गई। तो ये जो आपके दिमाग में नैतिकता से जुड़े हुए शब्द हैं, ये जब भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी रिसर्च होगी उस पर हमेशा कनेक्टेड मिलेंगे। ठीक है, तो हमने बायो कंप्यूटर से क्या क्या किया जा सकता है, मस्तिष्क की संरचना को समझा जा सकता है, कनेक्शन स्वास्थ्य को समझा जा सकता है, पार्किंसन जैसे जो विनाशकारी रोग हैं उनके ऊपर उसका इलाज किया जा सकता है, माइंड से रिलेटेड जो विकृतियां हैं उनका एनालिसिस किया जा सकता है, यह समझा जा सकता है कि इंसान किसी प्रकार की परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे कोरोना का जब लॉकडाउन लगा तो वैज्ञानिकों के लिए, साइकेट्रिस्ट के लिए यह समझना बहुत बड़ा चैलेंज था कि अचानक किसी को यह पता चलेगा कि लॉकडाउन लग गया तो वो रिएक्ट कैसे करेंगे। तो रिएक्शंस को अगर नोट करना है तो यहां से पता चल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी एक प्रकार से बायो कंप्यूटर व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। भविष्य में यह माना जा रहा है कि बायो कंप्यूटर्स की वजह से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिमाग पर, वहीं पर लेबोरेटरी में लिए जा सकेंगे। विचार करिए साथियों, आप आज क्या होता है ना, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये बहुत ही, आप में से जो लोग साइंस के हैं वो जानते होंगे, जो नहीं जानते वो थोड़ा सा समझे मेरे साथ। आज के समय में क्या होता है, जैसे मैंने ना कोई कार बनानी है, कार बना करके ये कार इतनी गति से जाकर उस दीवार पर लड़ेगी तो इसको क्या नुकसान पहुंचेंगे, इस सोचने की प्रक्रिया को सिमुलेशन कहा जाता है। सिमुलेशन, कल्पनाओं में उस प्रक्रिया को करके देखना सिमुलेशन है। अच्छा, वो जो सिमुलेशन करने की आपने प्रक्रिया अपनाई है ना, वो सिमुलेशन अब सोचो आपको दिमाग के रियल टाइम एक्सपीरियंस से जानने को मिलेंगे। आप पूछेंगे मुझे क्या लेना देना सिमुलेशन से? अरे मेरे भाई, ये जितने भी फाइटर जेट्स बनते हैं इनका जो पहला प्रयोग सफल होता है वो सिमुलेशन में होता है कि यदि इतनी तेज गति से फाइटर जेट उड़ेगा तो उसे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, सिमुलेशन से पता चलता है। ऐसी चीजें अब लेबोरेटरी के अंदर रियल टाइम एक्सपीरियंस से पता चलेंगी, अनुभवों की वैल्यू जुड़ेगी। तो ये नेक्स्ट लेवल रिसर्च है जो कि यहां हो रही है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो नैतिक मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। प्रीवियस ईयर 2020 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इसको ले सकते हैं। हालांकि ये ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है।